नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कांग्रेस का नव संकल्प में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मैं हूं आपके साथ सोनल। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस का नव संकल्प, अगर इससे कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति जोड़ें तो अपने इतिहास के सबसे असाधारण राजनीतिक संकट से गुजर रही देश की सबसे पुरानी पार्टी मंथन करने जा रही है, चिंतन करने जा रही है। नव संकल्प के साथ उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में अगले 3 दिन ये मंथन शिविर चलने जा रहा है। इसकी शुरुआत सोनिया गांधी के संबोधन के साथ होगी और 15 मई को इसका जो खत्म होगा वो राहुल गांधी के संबोधन के साथ होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हितेश जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झीलों की नगरी में जिस तरह से कांग्रेस का मंथन होने जा रहा है, क्या वाकई में वहां से अमृत निकलेगा, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़े यदि कोई संकट कांग्रेस के सामने है तो वो एकजुटता है। इसके अलावा जो नतीजे आए हैं अभी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में चुनाव हुए हैं और आने वाले वक्त में 2023 और 2024 सामने है, तो बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह थी हितेश जी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्हें ये बताना पड़ा कि हम ही मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। क्योंकि इस बीच जैसे जैसे कांग्रेस टूट रही थी वैसे वैसे खबरें ये भी आई थी कि क्या अब मुख्य विपक्षी के रोल में कांग्रेस रहेगी। बाकी दल अपनी उम्मीदें उसमें ढूंढ रहे थे। तो कांग्रेस के लिए ये चिंतन शिविर बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। और इसी नव संकल्प शिविर जो है, इसके संदर्भ में चूंकि 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, अलग अलग विषयों पर मंथन होगा और उसके बाद कार्य समिति की बैठक 15 तारीख को होगी और जो उस मंथन से निकलेगा उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए, इस वक्त चर्चा करने के लिए, चूंकि क्या खास कांग्रेस के रहने वाला है, हमारे साथ में INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सीधे उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन, जैसे मैंने कहा कि असाधारण राजनीतिक संकट से कांग्रेस गुजर रही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और इस तरह का संकट, और ऐसे में ये 3 दिन का शिविर, अलग अलग पार्टियां बनाई गई, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, किस तरह से लिया जाए, क्या तैयारियां कांग्रेस के भीतर भी? देखिए, इस शिविर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें पीछे की ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी। हमें 20-25 साल पीछे जाना पड़ेगा। कांग्रेस के अंतर्गत सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये चौथा चिंतन शिविर है। पहला चिंतन शिविर 98 में हुआ था पचमढ़ी में, जब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इसके बाद दूसरा शिविर हुआ 2003 में, जब शिमला में ये शिविर हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में नहीं थी। इसके बाद तीसरा शिविर 10 साल के अंतराल के बाद हुआ, जब यूपीए बदनामी के दागों से पूरी तौर पर छाई हुई दिखाई देती थी। साफ दिखता था कि कोई हिस्सा नहीं बचा है जहां पर यूपीए सरकार पे दाग लगा हुआ नहीं है। उन परिस्थितियों के बीच में 2013 में वह हुआ था, लेकिन उस शिविर के नतीजे कांग्रेस को सत्ता में बाहर आने के रूप में चुकाने पड़े। 9 साल लग गए कांग्रेस को एक बार फिर अपनी और देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करने के लिए, सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करने के लिए। लेकिन कांग्रेस जो इस बार शिविर आयोजित कर रही है, जिसका नाम पहले चिंतन शिविर के तौर पर था, फिर नव संकल्प चिंतन शिविर के तौर पर था और अब यह नव संकल्प शिविर के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समय पे कांग्रेस अपने जीवन काल के शायद सबसे खराब दौर से गुजर रही है। हालांकि आज की पत्रकार वार्ता में, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे और रणदीप सुरजेवाला जो महासचिव भी और मीडिया प्रभारी भी हैं, दोनों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित किया तो उन्होंने ये तो माना कि कांग्रेस खराब हालत से गुजर रही है, पर साथ साथ उन्होंने ये बताने की भरसक कोशिश की है कि देश बहुत खराब हालात से गुजर रहा है और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार और भारतीय जनता पार्टी है। तो इस परिस्थिति के बीच में कल अर्थात 13 तारीख को 430 के करीब कांग्रेस के तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता एक छत के नीचे बैठकर 6 अलग अलग समूहों में विचार करने जा रहे हैं। 3 दिन तक विचार करके किस निष्कर्ष, किस कार्य योजना के साथ देश के सम्मुख प्रस्तुत होंगे, अपने कार्यकर्ताओं के सम्मुख प्रस्तुत होंगे, ये जानने में दिलचस्पी है। यहाँ पर यह भी जानना बहुत जरूरी है हिमांशु जी आपसे कि क्या वाकई में जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस आज वहां पर पहुंच रही है, कांग्रेस के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 3 दिनों तक मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन इस बीच जो एक नेतृत्व का बड़ा सवाल है और जो पूरा देश जानना चाहता है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा। क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल 1000 बार पूछे गए, लेकिन कांग्रेस का रुख जस का तस रहा। जैसे अभी आपने कहा कि अब 9 साल के बाद ही मौका मिला, क्या वाकई में वो उम्मीद की जानी चाहिए या क्या देखते हैं इस चिंतन शिविर में, क्या ऐसा रहेगा, कोई एक नई चीज निकल कर आएगी सामने क्या?
देखिए 3-4 बातें समझने की है। एक बात जिस पर तमाम लोग अटकलें लगा रहे हैं वो नेतृत्व के संदर्भ में है। इस चिंतन शिविर का निष्कर्ष नेतृत्व के संदर्भ में किसी समाधान के तौर पर सामने नहीं आएगा। नेतृत्व का फैसला इस शिविर में होने नहीं जा रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पर फिर भी इस शिविर में कई महत्वपूर्ण मसलों पर बात होने वाली है। बात इसलिए होने वाली है कि लगभग सभी नेताओं की परस्पर इस बात पर सहमति है कि जिस ढर्रे पर हम चलते आ रहे हैं, जिन तौर तरीकों पर पार्टी चल रही है, जिन तरीकों से हम संगठन चला रहे हैं, उससे अब बात बनने वाली नहीं है। हमें अपनी रीति में और नीति में आधारभूत परिवर्तन करने ही होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है हितेश जी और सोनल जी आपके लिए जानने की, वो ये है कि तकरीबन 3 साल के बाद पहला मौका है जब सोनिया गांधी दिल्ली से बाहर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, और वो भी कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि 3 दिन के लिए रहने वाली हैं। कल वह विशेष विमान से दोपहर में उदयपुर पहुंचेंगी और उनके आगमन के साथ ही ये शिविर की शुरुआत होगी और फिर 3 दिन तक लगातार उनका उदयपुर में रहने का कार्यक्रम है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। स्वास्थ्यगत कारणों से जब से सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद का दायित्व छोड़ा था, उसके बाद एक तेलंगाना की रैली जो उन्होंने 2018 में नवंबर में की थी, 23 नवंबर 2018 को, और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पे वो रायबरेली में कुछ घंटों के लिए गई थी। इसके अलावा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिल्ली से बाहर सोनिया गांधी की उपस्थिति नहीं हुई, पर वो हैं। मतलब एक तो संकेत ये दे रहा है कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य अब काफ़ी बेहतर है, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो 6 समितियां बनाई गई हैं उनमें कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिनमें सबसे बड़ा फैसला जो होने की उम्मीद है वो है कांग्रेस के संविधान में बदलाव के संदर्भ में। एक तैयारी चल रही है कि कांग्रेस के संविधान के तहत बदलाव किया जाए संगठन के आधारभूत स्वरूप में, और उस बदलाव पर मोहर तो लगेगी इस शिविर में, लेकिन अंतिम मोहर तब लगेगी जब अगस्त में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अपने संविधान में ऐसे बदलाव करने जा रही है जिससे वह उसे ज्यादा प्रभावी बना सके। यह महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि अभी शुरुआत में सोनल जी ने कहा था कि मंथन है और मंथन से अमृत निकलता है, यहाँ जरूरी इस बात को लेकर है कि जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त कांग्रेस की हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है, और पिछले कुछ दौरान में अगर हम देखें तो कांग्रेस को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो कांग्रेस ने खुद पहुंचाया है। राज्यों में जिस तरह के फैसले लिए गए, पंजाब का हाल सबके सामने है, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बन के निकल के आई। अब जब मंथन होता है तो मंथन में अमृत के साथ विष भी निकलता है। अब क्या यहां पर उस गंभीरता के साथ मंथन होगा कि जिसमें विष भी निकले, और अगर विष निकलता है तो किसके हिस्से जाएगा? बिल्कुल, मंथन में पहले विषय ही निकलता है। बिल्कुल सही कहा है हितेश जी आपने, पौराणिक कथाओं के आधार पर जो बात कही है, और यहां पर भी निकलेगा। यहाँ व्यवस्था जो बन रही है, मैं थोड़ा सा वह अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ। ये महज एक औपचारिक शिविर नहीं है, औपचारिक बैठक नहीं है। 430 जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं। वरिष्ठ नेताओं से आशा ये है कि सभी सांसदों को इसमें आमंत्रित किया गया है। जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इसमें बुलाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जो लोग रहे हैं पहले, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। जो आनुषंगिक संगठन है जैसे यूथ कांग्रेस है या अन्य संगठन हैं, उनके लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ राज्यों के मंत्रियों को भी इसमें बुलाया गया है। तो इस प्रकार से एक 430 की करीब का आंकड़ा है। इन 430 लोगों को 6 समूहों में विभाजित किया गया है। जो 6 कमेटी बनाई गई थी, जिसमें राजनीतिक प्रस्ताव की समिति जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में बनी है, पी चिदम्बरम जी के नेतृत्व में जो समिति बनी है वो आर्थिक मामलों में है, या भूपेंद्र हुड्डा जी के संदर्भ में किसानों के मामलों में। तो ऐसी ये जो 6 समितियां हैं, इन 6 समितियों के द्वारा जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है, मुद्दे तैयार किए गए हैं, उस पर डिस्कशन लगातार चलेगा। और 6 अलग अलग कक्ष यहाँ ताज अरावली होटल के अंदर तैयार किए गए हैं, और हर कक्ष में तकरीबन 70 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो आशा ये कि 430 लोग 70 की संख्या में विभाजित होकर एक छत के नीचे बैठेंगे और तकरीबन 1.5 दिन तक डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष होंगे उस पर फिर ये 6 संयोजक बैठेंगे और अपनी रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो जो मैं बताना चाह रहा था इसके अंतर्गत विश्व वाली बात, जो एक बवाल होने वाला है यहाँ पर, जिसे जानने में दर्शकों की दिलचस्पी होनी चाहिए, वो है राहुल गांधी के नायब प्रयोग के संदर्भ में। राहुल गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया था यूथ कांग्रेस में प्रत्यक्ष चुनाव कराने का। कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि इसने कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान किया। मंशा भले ही राहुल गांधी की अच्छी रही,
लेकिन उसके चलते पार्टी में निचले स्तर पर ही गुटबाजी को प्रश्रय मिला है, एक कड़वाहट बनी है और एक बड़ा वर्ग ये महसूस कर रहा है कि इस प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। इस विषय पर इस शिविर में मंथन होने वाला है, चिंतन होने वाला है। निष्कर्ष क्या आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस विषय पर पहली बार खुलकर बात होगी, आवाज निकलेगी। उस आवाज का अंजाम क्या होगा ये जानने में दिलचस्पी रहेगी। बिल्कुल हिमांशु जी, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि देखिए सबको इकट्ठा कर लिया, आपने कहा किस तरह 6 समितियां बनी है, उसमें लोगों को बांट दिया गया है और अब बाकायदा हर तरह की बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कांग्रेस धीरे धीरे करके लगभग खत्म हो गई और सिर्फ अब 2.5 राज्यों में बची है। ऐसे में जो असंतुष्ट नेता है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा विषय है, क्योंकि बात और मंथन संवाद तो तब होगा ना जब सब एक मत रखते हैं, और ऐसे में असंतुष्ट नेताओं को समझाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उससे कैसे सोनिया गांधी पार्टी को पार ले जा पाएंगी? देखिए, जो शिविर की परिकल्पना है इसमें कई लोगों के द्वारा की गई पहल ने ये स्वरूप दिया है। इसमें जो G23 की बात कर रहे हैं वो भी शामिल है। प्रशांत किशोर के साथ जिस प्रकार की गंभीर किस्म की मंत्रणा 2 हफ्ते तक चली, उनके द्वारा दिए गए इनपुट भी इस शिविर के लिए मददगार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक असंतुष्ट नेताओं का कहना क्या था कि कोई बात नहीं कर रहा है, फैसले कौन ले रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये शिकायत दूर की जा रही है। भाई फैसले कौन ले रहा है? पूरी पार्टी ले रही है। पार्टी कौन? ये 430 नेता। जिस विषय पर 430 नेता एक छत के नीचे बैठकर 3 दिन तक मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद अपनी आगे की रूपरेखा तय करते हैं, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये फैसला किसी एक परिवार ने ले लिया। तो जो भाजपा के द्वारा लगातार ये आरोप है कि इसमें फैसला एक परिवार लेता है, उसका भी जवाब इस शिविर के माध्यम से देने की कोशिश है। और इस शिविर के अंतर्गत जो समितियां बनाई गई हैं उन्हें भी बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। जैसे एक समिति के संदर्भ में जानकारी मेरे पास है, राजनीतिक मामलों की जो समिति है उसके प्रमुख है मल्लिकार्जुन खड़गे, पर उस समिति में किसको शामिल किया गया है? आपकी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उसी समिति में है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी उसी समिति में रखा गया है। विवेक तनखा भी उसी समिति में है। तो इस दीपेंद्र हुड्डा को उसमें शामिल किया गया है, किरण चौधरी को उसमें शामिल किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है मुकेश अग्निहोत्री, उनको भी इस समिति में शामिल किया गया है। तो कहने का आशय यह है कि जितने भी विषय संवेदनशील हैं उन विषयों को प्रत्यक्ष तौर पर एड्रेस करने की कोशिश है और सभी नेताओं की सभी हिस्सों से, मतलब देश के सभी कोनों के से लोगों को समाहित करके उन्हें संबोधित करने की कोशिश है। तो कम से कम ये मानना चाहिए कि एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रही है कि वह अपनी जड़ता से कुछ मुक्त हो पाए और कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को दोनों को कोई संदेश दे पाने में कामयाब हो पाए। अब ये तो निष्कर्ष के बाद ही पता चलेगा कि वो दे पाने में कितने सफल होते हैं या कितने असफल। बिल्कुल, निष्कर्ष के बाद ही पता चलेगा। आपने ये तो जिक्र किया कि जो 6 अलग अलग समितियां बनाई गई हैं उसमें किस किस को शामिल किया गया है। इस मीटिंग को लेकर चर्चा इस बात को लेकर भी कई राज्यों में होती रही कि किस किस को शामिल नहीं किया गया है। अब जैसे राजस्थान में चर्चा हो रही है और सचिन पायलट हिस्सा नहीं है, इसी तरह से कई और राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां हैं। तो इसको किस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है? देखिए, पार्टी की तरफ से तो कोशिश यही है कि सबको समाहित किया जाए। तो सचिन पायलट को भी इसके अंतर्गत मंत्रणा में जगह मिलेगी ही। ऐसा नहीं कि सचिन पायलट को इसमें जगह नहीं मिलने जा रही है। महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस मंत्रणा में निष्कर्ष क्या निकलने वाले हैं। जैसे सामाजिक मामलों के संदर्भ में है, सामाजिक मामलों के संदर्भ में एक प्रस्ताव है जो तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत यह माना जा रहा है कि हमें आदिवासी वर्ग के संदर्भ में, अनुसूचित वर्ग के संदर्भ में, अल्पसंख्यक के वर्ग के संदर्भ में और पिछड़े वर्ग के संदर्भ में ये एहसास कराना चाहिए कि इनके हित कांग्रेस के साथ ही सुरक्षित है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए किया ये जा रहा है कि ये प्रस्ताव एक तैयार किया जा रहा है कि जो पार्टी में जिस भी स्तर पर है उसमें 50% पद इन चारों के लिए आरक्षित की जाए। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े के लिए और अल्पसंख्यक के लिए। तो इन चारों वर्गों के लिए 50% आरक्षित की जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इसमें 1/3 पद जो ये 50% आरक्षित है वो महिलाओं के संदर्भ में आरक्षित रहे। तो कुल मिला के महिलाओं को, पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और अल्पसंख्यक को, इन सबको संदेश देने की कोशिश कांग्रेस शायद इस शिविर के माध्यम से कर पाए
कि देखो इनके संदर्भ में हम केवल कहते नहीं है बल्कि अपने संगठन में स्थान देके करके भी दिखा रहे हैं। जी, यहाँ पर एक और सवाल बनता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि तमाम जातियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो पुरजोर कोशिश है और जो उनका परंपरागत वोट बैंक है यदि आदिवासी, बेणेश्वर धाम पुल का जो उद्घाटन करने जा रही हैं 16 मई को सोनिया गांधी जी, वो महत्वपूर्ण है, इस चिंतन शिविर से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा है, क्योंकि जहां पर राजस्थान की 25 सीटें आदिवासियों की, वहीं 27 गुजरात की बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। तो क्या वाकई में जिस पुल का उद्घाटन होने जा रहा है वो पुल से कांग्रेस भी चढ़ पाएगी ऊपर जहां वो जाना चाहती है, या जहां एक बार फिर से देश में अपने आप को स्थापित करने के लिए जगह ढूंढ रही है? देखिए, वो केवल कांग्रेस के संदर्भ में नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बात जो हमें समझने की है, वो आप 5 साल पहले पे दृष्टि डालें। गुजरात के संदर्भ में प्रभार अशोक गहलोत जी के पास था। उस समय वो कांग्रेस के संगठन महासचिव भी थे और उनके नेतृत्व में गुजरात में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी, जीतते जीतते कांग्रेस हार गई थी, लेकिन कांग्रेस जीत के मुहाने पे पहुंच गई थी और उसका एक बड़ा श्रेय अशोक गहलोत को मिला था। अभी जो गुजरात के चुनाव होंगे उसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से अशोक गहलोत के हिस्से में रहने वाली है। तो अशोक गहलोत 2 काम कर रहे हैं। एक तो उनकी सरकार की अस्थिरता को लेकर बार बार हवा में बातें तैरती रहती हैं। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी परिवार का भरोसा, कांग्रेस संगठन का भरोसा मेरे प्रति है, मेरी सरकार के प्रति है। इसलिए सोनिया गांधी जैसे 3 साल के बाद पहली बार 3 दिन के लिए किसी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं, तो इसके बाद दूसरी बात यह भी है कि किसी सरकार के कार्यक्रम में भी वह पहली बार शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक साथ सरकार बनी थी, ना तो उन्होंने मध्य प्रदेश के किसी कार्यक्रम में अभी तक शिरकत की, हालांकि वहां सरकार भी नहीं बची, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है। 71 विधायकों के साथ वह वहां पर मौजूद है, लेकिन यहां पर भी कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन अशोक गहलोत इस शिविर के माध्यम से सफल हो रहे हैं सोनिया गांधी की मौजूदगी में कार्यक्रम करने के लिए। तो 2 फायदे इसके अंतर्गत हैं। एक, गुजरात के संदर्भ में जो संदेश देना है वो जाएगा ही आदिवासी वर्ग के संदर्भ में, जिसका उल्लेख सोनल जी आप कर रही हैं, और साथ ही अशोक गहलोत राज्य में भी संदेश दे पाएंगे कि उनकी सरकार को लेकर अटकलें न लगाई जाएं, वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन इसी के साथ में जो एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर चर्चाओं के अंदर, हम उदयपुर में आज दोपहर बाद से लगातार कई कांग्रेस के नेताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि नव संकल्प शिविर राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो संभवतः छत्तीसगढ़ में होना संभावित है। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए हो सकती है। ये फैसला नहीं लिया गया है, पर यहाँ चर्चाओं में है कि एक मजबूत सरकार जिसके संदर्भ में कांग्रेस ये मानती है कि वह बहुत अच्छा काम कर रही है, तो सरकार के कामकाज से कांग्रेसियों को भी परिचित कराने और देश में एक संदेश देने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में ही राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाए और वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जाए। और अगर इसी स्थितियां बनती हैं तो फिर छत्तीसगढ़ के लिए अक्टूबर का महीना बड़ा महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। बहरहाल में इसमें चुनौतियों के संदर्भ में कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी तो चुनौती जाहिर तौर पर है ही। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो बड़े नेता हैं उनके रूप में कांग्रेस के पास में चेहरे की कमी नजर आती है। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से एक तीसरे मोर्चे के गठबंधन की सुगबुगाहट लगातार बढ़ी है, जिसमें ममता बनर्जी आगे आ रही हैं, केजरीवाल उसमें जा रहे हैं, तो क्या अब आगे आने वाले समय में इन सब चुनौतियों के संदर्भ में भी इसमें मंथन होने वाला है? क्योंकि राजनीतिक जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि कांग्रेस की मजबूती में ही मजबूत विपक्षी गठबंधन का आधार टिका हुआ है और बाकी राज्यों में भी जहां पर कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ मंथन हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि आज भले ही रणदीप सुरजेवाला पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन उसका मुख्य विपक्षी दल का दर्जा खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस हारी और आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है, उसके चलते राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या आप कांग्रेस की जगह को भर देगी। कांग्रेस तो चाहती है सत्ता में आना और यह मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी खतरे में है। तो इसीलिए सारे कांग्रेसी एक राय होकर चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कार्यकर्ताओं का भरोसा बने और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने के बाद में जनता के भरोसे को जीतने के लिए मैदान में जाया जाए। कुल मिलाकर जो लक्ष्य है वो ये है कि अब जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके बाद में जो 2024 का चुनाव होना है उसमें कांग्रेस प्रभावी तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। कांग्रेसियों का मानना यह है, जो नीति निर्माता के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, जो लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं शिविर के संदर्भ में,
कि हमें राज्यों को जीतने पर मेहनत करनी होगी। अगर राज्य जीतेंगे तो फिर हम केंद्र में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे, और अगर हम ये सपना पालें कि हम सीधे केंद्र को जीत लेंगे तो शायद ये लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। तो कांग्रेस का जो इस समय पर सोच का दायरा है वो नीतियों में आधारभूत बदलाव, संविधान में बदलाव, नेतृत्व के संदर्भ में स्पष्टता, इन सारे विषयों पर कार्यक्रम को स्थापित करने का है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, लगातार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि देश विफलता के कगार पे पहुंच गया है। हर मोर्चे पर देश संकट का सामना कर रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मसले हों चाहे अंतर्राज्यीय मसले हों। धर्म के नाम पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर कुल मिलाकर भाजपा मुख्य विषयों से ध्यान भ्रमित कर रही है जनता का। हमें मुख्य मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करना है और धर्म की आड़ में जो राजनीति चल रही है उसको खत्म करना है। ये कांग्रेसियों का कहना है, पर वो ऐसा कर पाएंगे इसके लिए तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। एक कमरे में बैठकर चिंतन करना अलग बात और मैदान में जाकर जनता को अपने विचारों के साथ सहमत कराना अलग बात। भाजपा ने ये स्थिति दशकों के परिश्रम मेहनत के बाद हासिल की है। क्या कांग्रेस 3 दिन के शिविर के आधार पर ही जादू की छड़ी निकाल लेगी और घुमाएगी और समाधान निकल जाएगा? ये इतना आसान नहीं है, पर उस दिशा में कदम बढ़ाएं इतनी उम्मीद तो कम से कम देश के लोग कर ही सकते हैं। जी, आपसे एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि बार बार छत्तीसगढ़ का जिक्र आ रहा है, आप खुद वहाँ पर पहुँचे हैं और अब इसको अपनी बारीक नज़र से देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ गए हैं और जाहिर तौर पे जैसे जैसे वक्त के साथ उनका ओहदा बढ़ा, आला कमान का उन पर विश्वास बढ़ा, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है छत्तीसगढ़ की इस सम्मेलन में या कहें इस चिंतन शिविर में। इसे किस तरह से आप विश्लेषित करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, भूपेश बघेल की कुशलता यह है कि उन्हें जनता की नब्ज का एहसास रहता है। उनको यह पता रहता है कि जनता के स्तर पर क्या भाएगा। तो जैसे आज जाने की बात थी, वह चाहते तो विशेष विमान लेते और विशेष विमान के माध्यम से सीधे रायपुर से उदयपुर में लैंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संदेश देना चाहा प्रदेश को, तो उन्होंने अपने जाने का कार्यक्रम जो रखा वो राहुल गांधी के साथ ट्रेन के माध्यम से जाने का रखा। राहुल गांधी भी चाहते तो विमान के माध्यम से आ सकते थे, लेकिन उन्होंने भी रणनीति बनाई जनता से कनेक्ट रहने के लिए। तो आज शाम को 7:30 बजे दिल्ली से ट्रेन में 2 स्पेशल बोगी बुक की गई, जिसमें 70 नेताओं के द्वारा उदयपुर आने का कार्यक्रम बनाया गया है। तो राहुल गांधी उस ट्रेन से आ रहे हैं। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री होते हुए भी ट्रेन से जाने का विकल्प चुना है, सेकंड एसी में जाने का विकल्प चुना है। ये जो ट्रेन है ये तमाम जगहों पर रुकती हुई पहुंचेगी। राहुल गांधी का रास्ते भर में स्वागत होगा। राहुल गांधी जी के साथ में दूसरा व्यक्ति प्रोटोकॉल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? भूपेश बघेल होंगे, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हर जगह पर राहुल गांधी के साथ ही दिखेंगे। भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 साल में लगातार ये जताने का भरसक प्रयास किया है कि मैं गांधी परिवार के साथ हूँ, चाहे वो सोनिया गांधी हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हैं। तो अब राहुल गांधी के हिस्से में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद तमाम लोगों को है। तो भूपेश बघेल ये जता रहे हैं कि अभी भी मैं राहुल जी के साथ ही हूँ। तो कुल मिलाकर अब 2 राज्यों में तो मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, और उसमें भी एक मजबूत सरकार की बात करें तो उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का नाम आता है। तो भूपेश बघेल की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहनी है। और जैसा कि मैंने स्वयं पहले ही बोला, इस बात की प्रबल संभावना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो। इस बात की संभावना काफी प्रबल है। तो अगर राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो एक बार फिर भूपेश बघेल केंद्रीय भूमिका में दिखेंगे आयोजक के तौर पर। इस बार इसे नव संकल्प शिविर नाम दिया गया है। इसके पहले चिंतन शिविर हुए हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया कि इससे पहले कब कब हुए। 2013 में जयपुर में ही यह संकल्प शिविर हुआ था और तब उस वक्त सत्ता में थी यूपीए के रूप में कांग्रेस पार्टी, और तब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तब भी उन्होंने एक बड़ा तेज तर्रार भाषण वहां पर दिया था। यहां पर भी जब कल शुरुआत होने जा रही है तो सोनिया गांधी उसकी संबोधन से शुरुआत करेंगे और 15 तारीख को जब कार्य समिति की बैठक के बाद सब कुछ जो बड़ा फैसला होगा, नव संकल्प के रूप में चीजें निकल के आएंगी, उसके बाद राहुल गांधी का भाषण भी वहां पर है। भले ही कहीं न कहीं चुनाव संगठनात्मक रूप से जब आगे होने हैं वहां पर नेतृत्व का फैसला होगा, लेकिन क्या उसकी तैयारी आज यहीं से इस संकल्प शिविर के जरिए हो जाएगी, ऐसा मान सकते हैं? देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें, कांग्रेस में 90% लोग आज भी एक राय होकर राहुल गांधी को ही अध्यक्ष के तौर पर देखते हैं। डी फैक्टो अध्यक्ष के तौर पर भी राहुल गांधी को ही महसूस किया जाता है। अब कुल मिलाकर एक उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश है।
राहुल गांधी की असहमति ही उसमें सबसे बड़ा अवरोध रही है। ये इस बात में कतई कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी अपनी तरफ से ये चाहते रहे हैं कि कोई गैर गांधी अध्यक्ष का दायित्व संभाले, लेकिन बाकी के स्तर पर सहमति नहीं आती है। तो इसलिए ये बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। राहुल गांधी तैयार होते नहीं है और किसी अन्य नाम पर सहमति बनती नहीं है। लेकिन इस चिंतन शिविर की भी परिणति यही है। शिविर के उद्घाटन के समय पर उद्बोधन सोनिया गांधी का है और सोनिया गांधी जी को उद्बोधन के बाद में चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया कि 6 हिस्सों में वो चिंतन चलेगा, 1.5 दिन तक चिंतन चलेगा। इसके बाद में 14 तारीख की रात में जो 6 समितियों के प्रमुख हैं वो उस डिस्कशन के आधार पर अपनी अपनी रिपोर्ट को एक साथ बैठकर अंतिम रूप देंगे और 15 तारीख की सुबह कांग्रेस कार्य समिति की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर मोहर लगेगी और उनकी मोहर के बाद में फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का उद्बोधन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया बता रही है कि पार्टी के अंदर हायरार्की क्या है। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी के बाद अगर कोई कुछ है तो वो राहुल गांधी हैं। उसमें बदलाव की उम्मीद कम से कम इस शिविर से जाहिर तो नहीं होगी। ये नव संकल्प शिविर जितना ज़रूरी कांग्रेस के लिए है हिमांशु जी, उतना ही ज़रूरी इस देश के लिए भी है। वजह यह है कि देश को एक मुख्य विपक्षी दल और ताकतवर जो देश के जो तमाम मूलभूत मुद्दे उनको उठाए, उसकी एकजुटता इस वक्त बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोज़गारी की समस्या है, तो जाहिर तौर पे इनका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पर हैं और इतने लंबे समय में अपने पत्रकारिता के करियर में आप ये भांप पाते हैं कि वहाँ जो लोग अभी पहुँच रहे हैं, जिस तरह की सुगबुगाहट है, जिस तरह की खुसर फुसर है, उससे क्या ये समझा जा सकता है, हालांकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल, अभी 3 दिन का इंतजार और करना चाहिए, लेकिन फिर भी सभी के मन में ये सवाल कि गठबंधन या एकला चलेगी कांग्रेस? देखिए, गठबंधन के संदर्भ में तो पार्टी के स्तर पर ये बात बहुत साफ तौर पर जाहिर है कि अब कांग्रेस इस स्थिति में नहीं बची है कि देश भर में वो अकेले ही लड़ती रहे। उसे कहीं ना कहीं मजबूत सहयोग की जरूरत राज्यवार पड़ेगी ही, और जहां जैसी जरूरत हो उसे उस रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर भी उसकी हैसियत है वो बची रह जाए, इसका संघर्ष है। कांग्रेसियों को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि समय पर जो फैसले पार्टी के द्वारा लिए जाने चाहिए वो फैसले हमारी पार्टी लेती नहीं है। जिस प्रकार का संवाद हाईकमान का पार्टी के आम कार्यकर्ता या प्रमुख नेताओं के साथ होना चाहिए वो भी नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इस दूरी को पाटने की जरूरत है। इस बात के संदर्भ में एक संतोष जरूर है जो तमाम नेता यहाँ पर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं चलो शुरुआत तो हो रही है, ये शुरुआत किसी अंजाम तक पहुंचे इसकी इच्छा भी उनकी है। पर अभी उनको इस बात से ही हौसला आया है कि चलो 9 साल बाद ही सही, पार्टी ने यह माना तो सही कि बदलाव जरूरी है, पार्टी ने माना तो सही कि हम कमजोर हो गए हैं, पार्टी ने माना तो सही कि हमें अपने मौजूदा हालात पर ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी भले ही बड़े नेता चीख चीख कर चिल्ला कर ये बता रहे हैं कि देश में हालात कितने खराब हैं, पर दबे स्वर में ही सही ये मान रहे हैं कि उससे भी ज्यादा बदतर हालात हमारी अपनी पार्टी के हैं। तो पहले हम सुधरें तब जग सुधरेगा। तो इसलिए पहली जरूरत जो है वो देश को सुधारने की नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सुधारने की है। और इस शिविर के संदर्भ में लोग इस उम्मीद से आ रहे हैं कि ऐसे फैसले, कड़े फैसले लिए जाएंगे जिसके माध्यम से पार्टी की सेहत सुधरे। अगर इस शिविर को महज औपचारिक बना दिया, केवल भाषणबाजी तक सीमित रख दिया, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि कांग्रेसियों में पहले ही निराशा है। इसलिए ये शिविर उनके लिए एक आखिरी उम्मीद के तौर पर है कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे देश भर में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें कोई उम्मीद जाग पाए। देखने में दिलचस्पी है ये 430 लोग ऐसी उम्मीद जगा पाएंगे या नहीं जगा पाएंगे। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नव संकल्प से पार्टी का नव सृजन हो पाता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर मंथन है, और चूंकि 3 दिवसीय मंथन है और इस मंथन से क्या कुछ निकल के आता है, विष कितना निकलता है और अमृत कितना निकलता है, इस पर सभी का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। और अब 3 दिन के बाद ही दरअसल पता चलेगा कि इस शिविर का कुछ मतलब निकला है या नहीं निकला है, या सिर्फ हमेशा की तरह बैठकें हुई और उसमें जिस निर्णय, जिस अंतिम उम्मीद के साथ की गई थी वो बैठकें, वो पूरी हो पाई। क्या इस बार भी राहुल का चेहरा ही रहेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, या वाकई में जो 430 लोग एक छत के नीचे जब इकट्ठा होंगे तो जो जिस उम्मीद के साथ वहाँ पर जा रहे हैं वैसा कोई फैसला पार्टी करती है। इसी उम्मीद के साथ
साथ बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।